प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो एक उम्मीद थी कि कुछ बदलाव करेंगे, कुछ काम करेंगे। 14 में ये भावना दिखाई दी कि बरकरार रहना चाहिए। अब की बार 24 की रीडिंग आपकी क्या है? और ये उत्तेजना, उत्साह जो बनारस में दिखता है, वो क्या बताता है तीसरी बार के उम्मीदवार के लिए? इसमें तो कोई दो राय नहीं पवन की जो अभी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2014-2019 में जो हुआ आंकड़ा वो उससे पार जाएगा। बीजेपी का अपना जो टारगेट है वो बनारस में अचीव हो या ना हो, वो एक उसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून को, क्योंकि उन्होंने बहुत एक एम्बिशियस टारगेट भी उन लोगों ने रखा है। लेकिन इसमें कोई भ्रम नहीं कि आंकड़ा वो बढ़ने जा रहा है। वो आंकड़ा इसी लिहाज से बढ़ेगा कि जो लोकप्रियता आपकी थी अपने काम के बदौलत आपने उसे और ज़्यादा बढ़ा ली, क्योंकि बनारस के लोगों के आम जीवन में बहुत बदलाव नजर आया। जैसे बिजली के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेशन, एयरपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें एकदम से विजिबल हो जाती हैं और उसका सीधे सीधे फायदा मिलता है लोगों को। तो अगर आप अपनी कंस्टिट्यूंसी को नर्चर करते हो तो जनता डिविडेंड के तौर पर आपको वोट देती है। सीधा सा फॉर्मूला है। सांसद के तौर पर पीएम मोदी ने किया ही, और देश का प्रधानमंत्री चुनने का गौरव जिस क्षेत्र की जनता को क्यों ना चुनना चाहे। भावनाओं का ध्यान रखिए, जनता की जरूरतों का ध्यान रखिए, जनता आपके साथ जुड़ जाएगी। नरेंद्र मोदी ने विनिंग फॉर्मूला बता दिया है, जिसको जरूरत हो इस्तेमाल करें। लेकिन काशी में एक बात और है, आपको यहां हर समाज, हर प्रांत के लोग मिल जाएंगे। कहा जाता है संस्कृति का मेल्टिंग पॉट, यानी जहां सारी संस्कृतियों का मेल होता है, वो बनारस है। और यहां से दक्षिण के द्वार खोलने की चाबी नरेंद्र मोदी ने ढूंढने की कोशिश की। काशी तमिल संगमम, तेलुगु संगमम, ये वो अलग अलग आयोजन हैं जिसके जरिए दक्षिण का किला भेदने की कोशिश हुई। जो भाषाई दीवारों के जरिए नरेंद्र मोदी सीमाएं नहीं पार कर पा रहे थे, दरवाजे नहीं खोल पा रहे थे, उन्हें धर्म की भावनाओं के नजरिए से दिल में जगह बनाने की कोशिश की। क्या ये कहना सही होगा कि नरेंद्र मोदी ने दक्षिण का द्वार खोलने की चाबी भी बनारस में, संस्कृति में और हिंदू धर्म में ही ढूंढी है? और अगर बनारस के कल्चर को पवन देखें, उसके इतिहास को अगर उठा के देखें, तो दक्षिण भारत ऑलरेडी यहाँ समाहित है और उस चीज़ को भुला दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया कि उसको पुनर्जीवित किया। और जब तमिल काशी संगम की बात थी तो वो इस लिहाज से ही थी कि आप उन सारे मूल्यों को उठाएं और उसको उसी रूप में जिए। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही पीएम मोदी जैसे करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि किसी और राज्य के राजभवन में दूसरे राज्य का कार्यक्रम होता है, वहाँ पे उसका महोत्सव मनाया जाता है, उसकी चीज़ें की जाती है। तो ये क्यों होता है? वो इस लिहाज से होता है कि पीएम मोदी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी आपको अपनी अनेकता को सहजते हुए एकता का भाव रखना है। और उसी काम को काशी में किया गया। रही बात दक्षिण भारत की, तो इसमें दक्षिण भारत में मैसेजिंग ठीक जाए, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था बीजेपी के द्वारा कि वहाँ के चुनाव को वहाँ के सेंटिमेंट के हिसाब से लड़ें। जैसे अन्नामलाई वहाँ पे तमिलनाडु के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो इस बात पर तैयार नहीं होते थे कि मैं हिंदी में कोई इंटरव्यू दूंगा, जबकि उनको हिंदी बोलने आता है। क्योंकि उनको ये पता था कि अगर वो हिंदी में इंटरव्यू देंगे तो जो उनके विरोधी हैं तुरंत उसको अलग तरीके से तमिलनाडु में पेश कर देंगे। तो एक बहुत सदी हुई रणनीति के तहत बीजेपी ने इस काम को किया है। और पीएम मोदी ने तो तमिलनाडु पे जितना ध्यान दिया, और सेंगोल, पार्लियामेंट के सेंगोल से लेके आप अनेक उदाहरण ऐसे दे सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ के सेंटिमेंट का उन्होंने ध्यान रखा। और इसके चलते उम्मीद है कि दक्षिण भारत में भी कमल कोई असर दिखाएगा इस बार। कमल असर दिखाएगा। आपको बता दें कि जो भाषा की दीवार है, ये भी राजनीति का एक टूल है, क्योंकि आपको तमिल में हिंदी भाषी तमिलियन और तमिल भाषी बनारसी मिल जाएंगे। यानी जहां संस्कृतियां मिलती हैं, वहां भाषा मिलती है, एक दूसरे की भाषा के प्रति सम्मान होता है। नरेंद्र मोदी ने उस सम्मान को, उस संबंध को स्थापित करने की कोशिश की है। और जब नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि कैसे होगा 400 पार, तो उन्होंने बताया कि अब की बार दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए आंधी है। बीजेपी को दक्षिण भारत से बहुत उम्मीदें हैं। नरेंद्र मोदी यहां रोड शो करते हैं, पूजा आचमन अर्चन करते हैं। इसका संदेश दक्षिण भारत तक जाता है या पूर्वांचल तक सीमित? निश्चित तौर पे काशी तो सांस्कृतिक राजधानी है, तो देश के हर हिस्से में जाता है। न सिर्फ देश के हर हिस्से में, आज दुनिया के जो दूसरे जगहों पे भारत के लोग जो मौजूद हैं, जो एनआरआई हैं, उनसे भी आप बात करेंगे तो वो इसी सेंटीमेंट को दिखाएंगे। अभी एक सारण की तस्वीर आपने देखी होगी कि पीएम मोदी के सामने एक महिला कैसे रो रही थी। वैसी तस्वीर इससे पहले मैं वाशिंगटन डीसी में देख चुका हूँ, जहाँ 30 साल वहाँ पे प्रोफेसर रह चुकी एक लेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने से देखते हुए, और वो सामना पता है पवन कितना था, कम से कम 40 फीट दूर थे प्रधानमंत्री मोदी, और वो लेडी रोए जा रही थी। उस इमोशन को, उस सेंटीमेंट को जब आप देखते हैं, तो चाहे
वॉशिंगटन डीसी हो, चाहे बनारस हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे बंगाल हो, संगठन के हिसाब से बीजेपी कुछ राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की अगर आप बात करें तो उस पैमाने पर देश का आपको कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं मिलेगा जब पीएम मोदी को लेकर करंट ना हो। तमिलनाडु में आपको बहुत सारे लोग इस बात को बताते हुए मिलेंगे कि सीटें भले ही बीजेपी की 2 या 3 ही आए अधिकतम, लेकिन वहां पर लोग पीएम मोदी को लेकर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा जब बात करते हैं तो 2 चीजों को लेकर, एक सांस्कृतिक विरासत को जिस प्रकार से वो सहजते हैं, और दूसरी बात कि जो लाभार्थी वर्ग तैयार करते हैं या प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी कराते हैं, साउथ में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। यानी नरेंद्र मोदी डिलीवरी मैन है, जो वादा किया है डिलीवर करते हैं, गारंटी का भरोसा है, सीधे संवाद करते हैं।